नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में अमेठी और रायबरेली सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के ही कयास लगाए जा रहे हैं। आज इन दोनों सीटों पर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन दोनों सीटों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा मोना इस बैठक में हिस्सा लेंगी। उम्मीद है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आज इस बैठक के बाद मुहर लगाई जा सकती है। दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बस अब इंतजार है तो प्रत्याशियों के ऐलान का। अब इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टेट एडिटर राघवेंद्र त्रिपाठी जी लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, यूपी की सियासत अब और भी ज्यादा रोचक होती जा रही है। दो चरण मतदान के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों पर अभी भी दोनों पार्टियों की तरफ से संदेह है। निश्चित तौर पर इस ओर संदेश दे रहा है ये कि इन सीटों पर घमासान अब और भी ज्यादा तेज होगा। जी बिल्कुल तिशा जी, देखिए रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी सीट पे चुनाव लड़ चुके हैं। फिर सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद थी, अभी हैं, लेकिन राज्यसभा राजस्थान चली गई तो सीट खाली मानी जा रही है। माना जा रहा है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। सबकी नजरें अमेठी सीट पे भी लगी, चूंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा दिया था और उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर लगातार चर्चा रही कि आखिर राहुल गांधी अमेठी को छोड़ क्यों दिए हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सक्रियता अमेठी में बढ़ाई है, उससे एक बार फिर लगने लगा है कि हां, राहुल गांधी ही अमेठी से प्रत्याशी होंगे। जबकि स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर भाग गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वायनाड में चुनाव हो चुका है, वहां मतदान हो गया है, अब राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो सकती है। राहुल गांधी की टीम के 10 लोग आज अमेठी आए हुए हैं। वह पूरी तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि बूथ स्तर तक जो मैनेजमेंट है वह किस स्तर तक किया गया है और जनता का रुझान क्या है। चूंकि 3 बार सर्वे हो चुके हैं, जनता ने अपने रुझान व्यक्त किए हैं, कांग्रेस के पास वह सूची पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे और कांग्रेस विधायक दल की नेता है आराधना मिश्रा मोना जी, ये दिल्ली गए हैं। पूरी बारीकी से रिपोर्ट बनाई गई है कि किस बूथ पे कितने वोट हैं, पिछली बार कितने वोट पड़े हैं, वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं, कहां कहां स्मृति ईरानी फेल हुई है, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वादा किया था, किन मुद्दों को पूरा नहीं किया है। इन सब की बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर आज दिल्ली में ये लोग गए हैं, वहां पे बैठक होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली सीट पर अभी तक न तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, न ही कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी इस आस में है कि अगर कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा आता तो हम उस हिसाब से अपने प्रत्याशी को तय करेंगे। माना जा रहा कि नूपुर शर्मा का नाम भी है, मनोज पांडे का भी नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर माना जा रहा है कि अगर ये दोनों सीटों पे गांधी परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत नहीं मिलने वाली है, कांटे का मुकाबला होने की संभावना बन रही है। इसी नाते प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम की चर्चा है। हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होल्डिंग भी लगा दी थी कि बिना प्रियंका के रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक पाना मुश्किल होगा। तो पूरी रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय के पास है, दिल्ली में उस पर बैठक होनी है और आज मोहर लगाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें तिशा जी, एक बात और है कि पहले अखिलेश यादव भी कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको फोन करके इस बात के लिए कन्विंस किया कि अगर हम और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं न कहीं जनता के बीच में खराब संदेश जाएगा। तो अगर अखिलेश यादव को राहुल गांधी कन्विंस कर सकते हैं कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए, तो माना जा रहा कि खुद भी अमेठी से मैदान में उतरेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि औपचारिक घोषणा होना बाकी है, बड़े नेताओं का मंथन होगा, देखना होगा कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या जातियां हैं, उनको दूर करके अगर राहुल गांधी के लिए मुफीद सीट बनती है। अमेठी की जो रिपोर्ट तैयार की गई है तो तय मानिए कि आज शाम तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। और अगर इन दोनों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, कोई दूसरा प्रत्याशी उतारा जाता है इन दोनों सीटों पर,
तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खेमे के लिए सुकून भरी खबर होगी कि यह दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर इन दोनों सीटों पर विजय फतह कर सकती है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली ये दोनों ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस का एक समय पर गढ़ मानी जाती थी और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस की इन दोनों ही सीटों पर जड़ें जो हैं अब कमजोर होती जा रही हैं, या कह सकते हैं कमजोर हो गई हैं। अब प्रत्याशियों के नामों पर गहरा चिंतन मंथन चल रहा है। अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर और स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी तो समय भी कम मिलेगा प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने के लिए, पैठ मजबूत करने के लिए। देखिए बिल्कुल त्रिषा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अमेठी से प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री हैं। वह पिछले कई महीनों से लगातार अमेठी में सक्रिय हैं। उन्होंने अपना आवास भी बना लिया, बाकायदा गृह प्रवेश किया है, हर गांव में भ्रमण कर चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने यह भी एक समस्या है कि किस तरह से संगठन को खड़ा किया जाए। हालांकि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का संगठन है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं, लेकिन वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार मानकर तैयारी कर रहे हैं। वह जानते हैं कि बड़े चेहरे हैं, इनके अगर यह मुकाबले में आते हैं तो उन्हें कम श्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती है, जिस तरह से उनका मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष, तमाम मंत्रियों की फौज उतरी हुई है मैदान में। उस मुकाबले को करने के लिए केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर चेहरा बनते हैं तभी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करने लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबकी नजरें ये 2 सीटों पर लगी हुई हैं, क्योंकि ये 2 सीटें बुरे वक्त में भी कांग्रेस जीतती रही है। हालांकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जरूर चुनाव हार गई थी रायबरेली से, उसके बाद से कोई गांधी परिवार को इन दोनों सीटों पर हराने में कामयाब नहीं हुआ था। 2019 के चुनाव में समीकरण थोड़ा बदले थे, राहुल गांधी अमेठी को कम वक्त दे पाए थे। इस नाते स्मृति ईरानी और मोदी का जो लहर था, जो बदलाव की लहर पूरे देश में चल रही थी, उसका फायदा स्मृति ईरानी को मिला था और 50,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस समय मुकाबला कांटे का है। एक तरफ इंडी गठबंधन पीडीए का नारा देकर महिलाओं को 1 लाख रुपए महीना सहायता राशि देने की बात करके तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच महंगाई को मुद्दा बनाया हुआ है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसकी काट नहीं ढूंढ पाई अभी तक, लेकिन अपने एजेंडे को धार दे रही है। वो बता रही है किस तरह से हमने लाभार्थी योजना चलाई है, किस तरह से राम मंदिर बना है, किस तरह से और योजनाएं काम करना है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 10 साल तो अभी टेलर था, बड़े काम होने बाकी हैं। तो अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली जनता क्या करती है। इतना जरूर है कि अमेठी और रायबरेली का चुनाव अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके इर्द गिर्द ही सिमटता नजर आएगा, अन्यथा अगर कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति आएगा तो मुकाबला एक तरफा होते दिख रहा है। क्योंकि अमेठी में अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो स्मृति ईरानी की राह आसान होगी। अगर रायबरेली में प्रियंका गांधी नहीं आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़े आसानी से जीत सकती है, चूंकि वो उसका संगठन लगातार काम कर रहा है। चूंकि जो सिंपैथी रायबरेली की है वह गांधी परिवार के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है, प्रियंका के साथ है, राहुल के साथ है। इस परिवार के बड़े बड़े नेताओं को इन लोगों ने करीब से देखा है। प्रधानमंत्री आवास तक रायबरेली का एक आम जनता जा चुका, वहां धड़ल्ले से जा सकता था, तो वह गर्व महसूस कर चुका है। अगर इस तरह का कोई प्रत्याशी आता है तब मानिए कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए थोड़ा अच्छा संदेश देगी। अन्यथा अगर परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति प्रत्याशी उतरता है तो तय मानिए जनता में संदेश जाएगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हार मानी है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि परिवार से ही कोई न कोई व्यक्ति इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसकी घोषणा आज शाम तक नहीं कल तक होनी सुनिश्चित है। जी जी, चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, आप बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लूंगे। दूसरे चरण में यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद कम वोटिंग ट्रेंड को लेकर चिंता की लकीरें हैं। जिस तरह पहले चरण और दूसरे चरण में अपेक्षाकृत कम वोट पड़े हैं, उससे सभी दलों का गणित अब बिगड़ चुका है। कम वोटिंग से किसे लाभ या किसे नुकसान होगा, इसे जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले चरण में लगभग 63% और दूसरे चरण में 54.55% वोट पड़े, जबकि इन्हीं सीटों पर साल 2019 के आम चुनाव में कुल 66.46% वोटिंग हुई थी। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टेट एडिटर राघवेंद्र त्रिपाठी जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, दोनों
चरण मतदान के संपन्न हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ट्रेंड अभी तक ये देखा गया है कि मतदान प्रतिशत गिरा है साल 2019 के मुकाबले। सभी राजनीतिक दल मनन चिंतन में पड़ गए हैं कि क्यों, आखिर क्या मुख्य कारण है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तो वोट परसेंटेज लगभग 5 से 7% तक गिरा था। इसको लेकर सभी दलों की चिंताएं बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन जब वोट परसेंटेज गिरा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हुए और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मीटिंग की, बैठकें की, तमाम तरह के कॉन्फ्रेंसिंग कॉल हुए। लेकिन जब दूसरे चरण की वोटिंग हुई तो उसमें भी वोट परसेंटेज गिरा। इससे सियासी दलों की चिंता बढ़ गई है। और तिशा जी, आपको याद 1990 के बाद से अब तक 7 चुनाव का अगर विश्लेषण किया जाए तो मोटी मोटा अगर वोट परसेंटेज कम हुए हैं तो 3 बार सरकारें बदल गई हैं और 2 बार सरकारें रिपीट भी हुई हैं। तो इसी चिंता में दोनों दल है कि सरकार बदल रही है या सरकार रिपीट हो रही है। न भारतीय जनता पार्टी को सुकून है, न इंडी गठबंधन के दलों को सुकून है, क्योंकि वोट परसेंटेज का गिरना दोनों दलों को चिंता में डाले हुए है। किस बिरादरी का कितना वोट गिरा है या आंकड़ा साफ भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि वोटर लिस्ट को खंगाला जा रहा है, किसको कितने वोट पड़े हैं, क्या है, लेकिन वोट परसेंटेज का गिरना दोनों गठबंधन को चिंता में डाले हुए है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी, उस प्रचार के बाद अगर वोट परसेंटेज गिरता है तो कहीं न कहीं खेमे में मायूसी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि जनता में नया उत्साह रहेगा, लेकिन वह उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इंडी गठबंधन ने पीडीए का नारा दिया था, जाति जनगणना का नारा दिया था, इसके अलावा एक समुदाय विशेष को आरक्षण देने का भी वादा किया हुआ है। उसके बाद भी अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, अगर सरकार बदलनी भी है तो जनता को बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन जनता तो निकल नहीं रही है। लोगों में मायूसी है। अब यह सरकार के खिलाफ है या सरकार के पक्ष में है, इसका अनुमान लगा पाना दोनों गठबंधन के बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि आज से फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सहेजा जा रहा है, चाहे इंडी गठबंधन के दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दल हो, लेकिन वोट परसेंटेज गिर रहा है। इसकी वजह है, लोग कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी धूप है, लेकिन आपको याद होगा कि 2004 के चुनाव में धूप के बाद भी मतदान प्रतिशत 60% से ऊपर हुआ था। तो कहीं न कहीं इस पे समीक्षा लोगों की हो रही है, लेकिन समीक्षा में निकल कर यह सामने नहीं आ पा रहा कि किसको फायदा है, किसको नुकसान है। लेकिन जब आंकड़ों की बात आ रही है तो दोनों दल चिंता में डूब जा रहे हैं। पीडीए का नारा देने के बाद अगर पिछड़ा दलित एकमुश्त होता है तो कम से कम 70% वोट पड़ना चाहिए था, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन अगर उसके बाद भी वोट परसेंटेज कम है तो नुकसान किसको है, फायदा किसको है? दोनों दल चिंता में डूबे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतनी है और इसके लिए वो टारगेट बना के लगातार काम कर रही थी, लेकिन वोट परसेंटेज गिरने के बाद इनके भी हौसले पस्त दिख रहे हैं। तो लेकिन वोट परसेंटेज ने सभी दलों की चिंता बढ़ाई है। अब देखना होगा कि अब फैसला किसके पक्ष में जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है। सबकी नजरें इसी पे लगी हुई हैं, लेकिन मतदाताओं के रुझान से पता नहीं चल पा रहा है कि किसको फायदा है और किसे नुकसान है। जी त्रिशा जी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, और भी कई मुख्य कारण निकलकर सामने आए हैं एनालिसिस के बाद कि आखिर क्यों मतदान प्रतिशत घटा है। कई मुख्य कारण शायद ऐसे भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया गर्मी, लेकिन गर्मी तो हर बार लोकसभा चुनाव में होती ही है, लेकिन इसी चुनाव में क्यों मतदान प्रतिशत घटा? शायद दोनों ही राजनीतिक दल ठीक तरह से बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए कि लोगों को घर से बाहर निकालकर बूथ तक ले जाना, या फिर शायद लोग वोटर्स में उदासीनता, फ्लोटिंग वोटर्स को सही तरीके से राजनीतिक दल साध नहीं पाए। देखिए त्रिशा जी, अभी जब पंचायत का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो जब ग्राम प्रधान प्रत्याशी गांव के होते हैं मैदान में, तो एक एक वोट को सहेजते हैं, उसका प्रतिशत 80 के ऊपर चला जाता है। लेकिन अब लोकसभा की बारी है, कहां कमी रह गई है कोई बताने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती कि हमारे पन्ना प्रमुख सक्रिय हैं, बूथ प्रमुख सक्रिय हैं, एक बूथ 20 यूथ का नारा दिया था, एक बूथ, लेकिन वोट निकल क्यों नहीं रहे हैं, सबके समझ में नहीं आ रहा है। और जो वहां पोक स्थित मोटर रहता है वह थोड़ा उदासीन भी रहता है। तो क्या जो नारे दिए गए, जो वादे दिए गए थे, और सबसे बड़ा सवाल है कि निर्वाचन आयोग तमाम तरह के अभियान चलाता है, प्रभात फेरी निकालता है, संगोष्ठी कराता है, तमाम तरह के विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं कि मतदान आपका अधिकार है, मतदान जरूर करिए, उसका भी असर नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं कमी है, चाहे सियासी दलों की तरफ से हो या प्रशासनिक
महकमे की तरफ से हो, लेकिन वोट परसेंटेज गिरना लोकतंत्र में चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि 50% अगर वोट पड़ रहा 50% से 55% तक, तो इसका मतलब कि आधे लोगों को कोई रुचि नहीं है, सरकार किसी की आए सरकार किसी की बने, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में लोकतंत्र को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, सियासी दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक एक घर जाके जनता को जागरूक करें। अपने पक्ष में तो वोट मांगते हैं, लेकिन शायद अगर उतनी मशक्कत वोट डलवाने में करें तो शायद यह परसेंटेज बढ़ भी सकता है। अब देखना होगा कि अगला चरण का जब चुनाव आता है वो उसका क्या परिणाम आता है। लेकिन वोट परसेंटेज गिरना सभी दलों के लिए चिंता का विषय है, सरकारी महकमों के लिए भी, निर्वाचन आयोग के लिए भी चिंता का विषय है। चूंकि ईवीएम मशीन पे भी सवाल उठा रहे हैं लोग, यह कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है, इस नाते वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो हर शंका का समाधान करना पड़ेगा, मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा कि मताधिकार उनका अधिकार है, इसको जरूर करें। लेकिन उसके बाद अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो कहीं न कहीं, चाहे इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप वोट करिए, योगी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, विपक्ष की नाकामियों को गिना रहे हैं, साथ ही में अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग वोट करिए। उसके बाद भी अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि ये कहना कि ये किसके पक्ष में और किसके पक्ष में नहीं, ये जल्दीबाजी ही होगी, क्योंकि अभी 5 चरण की वोटिंग और बाकी है और ईवीएम का पिटारा भी खुलना बाकी है। देखने वाली बात होगी परिणाम क्या होंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।